झार स्टार क्लास में आप सबका स्वागत है। जेएसएससी द्वारा एक नई वैकेंसी निकलकर सामने आई है, तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय। ये भी सीजीएल है, ये भी ग्रेजुएट लेवल का है, लेकिन तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारियों के लिए इस फॉर्म का इंतजार बहुत ही दिनों से किया जा रहा था। और ये वैकेंसी पहले भी आई थी पर वो रद्द कर दी गई थी और ये दोबारा से निकाली गई है। तो दोस्तों हम लोग चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल देखते हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहें क्योंकि ये नए स्टूडेंट भी इस फॉर्म को भर पाएंगे और पुराने स्टूडेंट भी भर पाएंगे, क्योंकि इसका जो एज लिमिट है वो न्यूनतम आपका 2022 से दिया गया है, जो अधिकतम है वो 2010 से लिया गया है। तो जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें कुछ कुछ पता होता है, पर जो नए हैं उनके लिए ये वीडियो पूरा डिटेल देखें, क्योंकि इसमें एक एक डिटेल आपको बताया जाएगा कि आप कैसे फॉर्म को भर सकते हैं, इनमें कौन कौन सा सर्टिफिकेट है जो आपको अभी बनवा करके रख लेना है आगे के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं और इसके पूरे सिलेबस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे आपका परीक्षा शुल्क 100 रुपया है, ये बहुत ही अच्छा बात है कि कम है। और जो आरक्षण कोटि से आते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति से, उनके लिए 50 रुपया है। और परीक्षा शुल्क यानी कि नॉन रिफंडेबल है। क्या है? नॉन रिफंडेबल है दोस्तों। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले भी जो लोग पहले फॉर्म भरे थे उनका जो फ़ी है वो वापस नहीं किया गया रद्द होने के बाद भी। हाँ, लेकिन ये है कि जो पहले से 2015 में 15 के अंतर्गत जो इस फॉर्म को भर चुके थे, जो सम्मिलित हो चुके थे, उनके लिए है कि उन्हें इसके लिए पुनः परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। उन्हें आवेदन समर्पित पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि डालना पड़ेगा। और नए आवेदन पत्र को पूरी तरह से, मतलब आपको फॉर्म पूरा भरना है पर उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अगर आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको वो जो 100 रुपया भी है वो फ़ी नहीं लगने वाला है, जो 2015 में फॉर्म भर चुके थे। आगे हम लोग इसके डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे पद का नाम दिया हुआ है कि ये मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक का है। ये आपका अनारक्षित 24 पोस्ट है और टोटल कितना है? 59 पोस्ट है इसमें मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक का। दूसरा हम लोग देख लेते हैं प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष का है। यहाँ पे आपका 305 पोस्ट है, ये बहुत ही बड़ी संख्या है, 305 पोस्ट है। और अनारक्षित में 124 है। आगे देख लेते हैं सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष, तो इसमें मात्र 8 पोस्ट है। और अगला है पौधा संरक्षण निरीक्षक एवं समकक्ष, तो इसमें 26 पोस्ट है पूरा। और ये है सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष, इसमें मात्र 26 पोस्ट है। कितना है? मात्र 26 पोस्ट है। अगला देख लेते हैं, ये कुल 7 पदों के लिए निकला है। तो छठा है भूतात्विक विश्लेषक और इसके लिए कुल 30 पद हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है वरीय अंकेक्षक और इसमें है सो कुल 138 पोस्ट हैं। दोस्तों आगे देख लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, जब जो योग्यता वाले, स्पेशल योग्यता वाले इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो उसका यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है कि आपका जो पहला था मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक के लिए, यहाँ पे पे ग्रेड देख लीजिए कि ये 6 लेवल का है, जहाँ 35,000 से लेकर के 1,12,400 तक आपका वेतन हो सकता है। और इसकी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ये फॉर्म को भर सकते थे। इस पोस्ट के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मत्स्य विज्ञान स्नातक या जंतु विज्ञान प्रतिष्ठा, यानी कि आपका जो मत्स्य विज्ञान में स्नातक होना चाहिए, जंतु विज्ञान में प्रतिष्ठा मतलब है कि आपको इसका ऑनर्स होना चाहिए, ऑनर्स पेपर आपका होना चाहिए। और अगला जो ये 3 है, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष, सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष और पौधा संरक्षण निरीक्षक एवं समकक्ष, ये तीनों के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो एक है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक डिग्री होना चाहिए, यानी कि किसमें होना चाहिए? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ग्रेजुएट होना चाहिए। और अगला देख लेते हैं 5वां में सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष के लिए क्या चाहिए? तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक या गणित यानी मैथ और आपका इकोनॉमिक्स में स्नातक डिग्री होना चाहिए। और ये है भूतात्विक विश्लेषक, इसके लिए क्या चाहिए? किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी रसायन में प्रतिष्ठा होना चाहिए, यानी कि केमिस्ट्री ऑनर्स होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए केमिस्ट्री ऑनर्स से जो ये फॉर्म भर पाएंगे। और अगला ये आपका वरीय अंकेक्षक, और इसके लिए भी सारा जो लेवल है वो 6 का ही है, सबका पे ग्रेड सेम है। और यहाँ पे इसका जो शैक्षणिक योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र अथवा गणित अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी में, यानी कि इनमें से किसी एक में, अर्थशास्त्र बोल रहा है यानी इकोनॉमिक्स हो, मैथ हो, कॉमर्स हो या फिर स्टैटिक हो, इनमें से किसी एक में स्नातक का डिग्री होना चाहिए, यानी ग्रेजुएट होना चाहिए। अगला देख लेते हैं, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाकर जब आप
फॉर्म मतलब आप एग्ज़ाम निकाल भी लेते, उसके बाद जो दिक्कत होती है तो उसके लिए आप पहले से तैयार रहें, अभी ही अपना सारा सर्टिफिकेट बनवा लें। क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं, यानी कि जो फॉर्म भरने का आखिरी डेट है उस दिन तक अगर कोई भी विद्यार्थी जो ऊपर शैक्षणिक योग्यता दिया गया है अगर वो योग्यता धारित नहीं करते हैं तो आवेदन भरने के योग्य नहीं समझे जाएंगे। यानी कि आपका जो लास्ट डेट है भरने का उससे पहले जो भी मिनिमम शैक्षणिक योग्यता मांग रहा है वो आपका पूरा होना चाहिए। और यही है जो अभी विवादित चल रहा है आपका ये जो उपयुक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को 10th और 12 जो है वो झारखंड राज्य के अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से ही होना चाहिए। और जो आरक्षण कोटि में है उनके लिए है कि जो ST/SC है या फिर यहाँ पे BC1 BC2 और EWS के हैं जो झारखंड के हैं, सिर्फ वो है सब कहीं से भी पढ़े हुए हैं 10th या 12th वो भर सकते हैं। आगे हम लोग डिटेल को देख लेते हैं। ये आपका और भी आरक्षण है खेल कूद से रिलेटेड, उसके लिए क्या क्या चाहिए यहाँ पे दिया गया है। ये आपका आयु सीमा में छूट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम आयु सीमा कितना है 21 है। और इसके लिए देखिए यहाँ पे सारे के लिए सेम डेट दिया गया है। पहले भी हम बता चुके हैं कि जो न्यूनतम उम्र सीमा की गणना है वो 1/8/2022 से की जा रही है, यानी कि नए स्टूडेंट भी इस फॉर्म को भरेंगे। और जो अधिकतम उम्र सीमा है वो 1/8/2010 से काउंट किया जा रहा है, यानी कि जो पुराने स्टूडेंट है वो भी इस फॉर्म को भर पाएंगे। और आगे देख लेते हैं कि जो अधिकतम जो उम्र सीमा है वो क्या क्या है। तो यहाँ पे अनारक्षित के लिए 35 साल है, BC1 BC2 के लिए 37 साल है पुरुष के लिए, और महिला के लिए 38 साल है। और जो ST/SC हैं उनके लिए पुरुष महिला के लिए 40 साल है अधिकतम उम्र सीमा। दोस्तों ये उनके लिए है जो न्यूनतम आपका 2010 से गणना की जा रही है, यानी कि इसमें मैक्सिमम लोग फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन उनके पास सिर्फ जो यहाँ पे दिया गया स्पेशल सब्जेक्ट दिया गया उसमें स्नातक होना ज़रूरी है। और आगे हम लोग देख लेते हैं कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसके लिए। सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। यानी कि कोई भी डिसेबल है जिनका 40% या उससे अधिक परसेंटेज होना चाहिए उनके लिए है कि उनको 10 साल से ज़्यादा छूट मिलेगा एज में। और आगे भी है कि आयोग द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में आवेदन प्रपत्र में अंकित निःशक्तता, यानी कि जो आप डिसेबिलिटी से संबंधित जो दावे किए हैं उनके अनुरूप प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिए। और नहीं होने पे उनका जो जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब भूतपूर्व सैनिक को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण पत्र यथा समय आयोग द्वारा मांग की जाएगी जिसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कि जो भी आप आरक्षण में भरेंगे जिस भी तरह का, उसके लिए उसका पूरा प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आगे हम लोग देख लेते हैं, ये पूरा डिटेल दिया गया है डिसेबिलिटी के लिए और यहाँ पे आप पढ़ करके इसको देख सकते हैं कि क्या क्या चाहिए। आगे हम लोग जो इम्पोर्टेंट है उस पर देखते हैं। यहाँ पे वही सेम चीज़ दिया गया है कि आपका 10-12 झारखंड से होना चाहिए, जो आरक्षण कोटि में है वो झारखंड से बाहर भी पढ़ेंगे तो चलेगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या निर्धारित जांच कार्यक्रम में, यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय अनुपस्थित रहने अथवा आवेदन में भरे गए पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र, यानी अभी जब आप फॉर्म फिल करते समय जो भी आप डिटेल भरेंगे उससे संबंधित पत्र प्रस्तुत करना होगा उस समय। निर्धारित अवधि अंतर्गत नहीं होने पर, यानी यहाँ जो दिया गया है कि फॉर्म भरने से पहले ही आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, अगर ये बात आप फुलफिल नहीं करते हैं तो वहाँ आपको किसी भी तरह का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और हो सकता है कि आपका जो अभ्यर्थिता है वो रद्द कर दिया जाए। परीक्षा के लिए आवेदन देने से पूर्व अभ्यर्थी यह पूर्णतः सुनिश्चित हो लें कि वे जो विज्ञापन है उसके पद की शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम अधिकतम उम्र सीमा और आरक्षण कोटि इत्यादि से संबंधित पात्रता के विषय में जो भी ऊपर जो शर्त दिया गया है उसके अनुसार आपके पास प्रमाण पत्र है या नहीं, उसके बाद ही आप आरक्षण के लिए ये करें, फॉर्म फिलअप करें। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी तो यहाँ पे ये आपका निवास प्रमाण पत्र का डिटेल हम लोग पूरा पढ़ेंगे कि आखिर क्या क्या पॉइंट दिया गया है। यहाँ दिया गया है कि जो आरक्षण का दावा करते हैं, यानी कि जो झारखंड के हैं निवासी प्रमाण पत्र के लिए, उनके लिए क्या दिया गया, दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर का, यानी कि आपका अनुमंडल के ही होना चाहिए, आपका ये सर्कल ऑफिसर CO का नहीं होना चाहिए, अनुमंडल पदाधिकारी या उससे ऊपर का होना चाहिए 2016 के हिसाब से। पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा जिसका मानक प्रपत्र प्रविष्टि संख्या
7 है, यानी कि इसमें क्या है कि आपका 2/6/2016 के बाद का ही मान्य होगा, वो भी अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर का। और इसके अलावा हम लोग यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि आगे क्या डिटेल दिया गया है। आगे दिया गया है कि अथवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग, यानी कि 2019 में भी 19/7/2019 में भी एक चेंजेस आए, उसके हिसाब से अगर आप सीओ के लेवल का भी बना हुआ, यानी कि अगर आप 2016 के बाद का देते हैं तो वो आपको अनुमंडल पदाधिकारी का चाहिए स्थानीय प्रमाण पत्र, और यदि आप 2019 के बाद का देते हैं यानी 19/7/2019 के बाद का देते हैं तो आपका सीओ के लेवल का भी प्रमाण पत्र चलेगा, जो इसका प्रविष्टि 8 पर आधारित होना चाहिए। नीचे आपका सारा फॉर्मेट दिया गया, हम लोग उसको भी देखेंगे सारे फॉर्मेट को, कि उसी फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, वही मान्य होगा। यहाँ पे दिया गया कि 19/7/2019 के पूर्व, यानी कि वही बात है कि अगर इस तारीख के पहले का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो सीओ लेवल का नहीं चलेगा, वही दिया गया है। 2/6/2016 से पूर्व, यानी कि 2016 से पहले का, जून 2016 से पहले का किसी भी स्तर का बना हुआ सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा स्थानीय निवास प्रमाण पत्र के तौर पे। आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, यानी कि जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, यदि उसके बाद आपका प्रमाण पत्र बना हुआ है तो वो भी मान्य नहीं होगा। और ये जो स्थानीय प्रमाण पत्र है वो पति या पिता दोनों के नाम पे चल सकता है, दोनों के मतलब आधार पे चल सकता है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र में आपका जो सर्टिफिकेट है वो पिता के आधार पे ही होना चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है जाति प्रमाण पत्र है ST SC के लिए, इनके संदर्भ में है कि संदर्भ में जिला अनुमंडल उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर का निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिनका मानक प्रपत्र प्रविष्टि परिशिष्ट 1 है उस पर आधारित होना चाहिए, अथवा या फिर उसके अलावा जो 25/2/2019 है उसके पश्चात का होना चाहिए, जो सीओ लेवल का भी चलेगा, और उसका परिशिष्ट संख्या कितना है 3 है। अगला हम लोग देख लेते हैं, ये आपका BC1 BC2 के लिए है, इसका है 29/8/2012 के पश्चात, यानी उसके बाद का बना हुआ अगर है तो उसका होना चाहिए उपायुक्त अथवा अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर का होना चाहिए, यानी सीओ लेवल से ऊपर का ही होना चाहिए, अनुमंडल अधिकारी का हो या उपायुक्त का हो। और क्या कौन सा होना चाहिए, क्रीमी लेयर रहित यानी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो प्रविष्टि 2 पर आधारित हो, किससे परिशिष्ट 2 पर आधारित हो। किंतु जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने पर, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र में वैधता 1 साल की होती है, और वो समाप्त होने की स्थिति में आपको जो 2025-2019 के अधीन प्रपत्र 15 में गैर क्रीमी लेयर रहित स्वघोषणा पत्र है वो समर्पित करना पड़ेगा, जिसका परिशिष्ट संख्या 4 है। आगे देख लेते हैं, या फिर ये आपका है 2012 के बाद के लिए, इससे अच्छा होगा कि आप नया ही भरें, जिसका अभी करंट ईयर में चल रहा हो वो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। यहाँ पे है कि 2019 के बाद का अगर बना हुआ है तो आपका सीओ लेवल का भी चलेगा। कब का होना चाहिए, 25/2 यानी 25 फरवरी 2019 के बाद का होना चाहिए, जो आपका सीओ लेवल का भी चलेगा, अंचल अधिकारी के स्तर का भी जाति प्रमाण पत्र चलेगा, जिसका जो परिशिष्ट संख्या है वो 4 पे आधारित होना चाहिए। नीचे सारा डिटेल दिया गया है, परिशिष्ट संख्या 4 हो, इसी ये फॉर्म में जो नोटिफिकेशन है इसी में सारा डिटेल है, नीचे परिशिष्ट संख्या सारा दिया गया है जो यहाँ पे मेंशन है। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अध्ययन आरक्षण का लाभ, यानी कि जो EWS हैं उनके लिए है कि आय एवं जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा, और उसी के आधार पर उनको आरक्षण दिया जाएगा, जिसका परिशिष्ट संख्या 4 पे आधारित है। किस पे, और जो अंचलाधिकारी के यानी कि सीओ से भी निर्गत रहेगा तो चलेगा। यह प्रमाण पत्र आवेदन देने की अंतिम तिथि तक अनिवार्य रूप से वैध होना चाहिए, यानी कि ये जो है आपका EWS के लिए जो आप फॉर्म भरेंगे उसके लिए है कि आपको जो अंतिम तिथि तक ये वैध होना अनिवार्य होना चाहिए। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, ये है कि दिनांक 25/2/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी स्तर से निर्गत अथवा परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से, यानी कि यहाँ यही कह रहा है कि अगर ये आपका 25 फरवरी 2019 से पहले अगर सीओ लेवल का होगा तो वो नहीं चलेगा, और जो यहाँ पे डेट अंकित किया गया है उससे इधर उधर रहा, यानी कि जो फॉर्मेट दिया गया है उसके अलावा अगर किसी और फॉर्मेट में बना हुआ है तो वो भी नहीं चलेगा। दोस्तों, जो BC1 BC2 का सब सर्टिफिकेट है वो 2 तरह का बनता है, तो आप लोग वो जाँच कर ले, क्योंकि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ही होना चाहिए। और जो शैक्षणिक
संस्थानों के लिए मान्य है वो होना चाहिए, एक अदर पर्पस से बनता है वो नहीं होना चाहिए। अगला हम लोग देख लेते हैं, अगर उससे रिलेटेड भी आप लोग को जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करें, तो उस टॉपिक पे भी हम एक वीडियो लेके आएंगे कि कौन सा सर्टिफिकेट है जो अदर पर्पस के लिए है, कौन सा है जो शैक्षणिक योग्यता के लिए। ये सिर्फ ओबीसी के लिए है जो BC1 BC2 कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे ये भी मेंशन है कि आपका जो केंद्र सरकार के लिए जो OBC सर्टिफिकेट बनता है वो यहाँ पे मान्य नहीं है BC1 BC2 के लिए। अगला जो है देखिए, यहाँ पे यही बता रहे थे कि पिता के आधार पे जाति प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए। आगे हम लोग देख लेते हैं कि निवासी, स्थानीय निवासी जाति प्रमाण पत्र, यानी जो निवासी प्रमाण पत्र है या जाति प्रमाण पत्र है, आय या संपत्ति प्रमाण पत्र में अंकित आवेदक और आवेदक के पिता पति के नाम एवं नाम की स्पेलिंग 10th में मैट्रिक के सर्टिफिकेट के में जो रहता है उसी के स्पेलिंग पे दर्ज होना चाहिए, अन्यथा ऐसे प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर स्थानीय सर्टिफिकेट है, उसका भी जो स्पेलिंग है आपके नाम का या आपके पिता के नाम का, पति का नाम का, तो उसका भी जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में जो दिया गया है उसके आधार पे ही होना चाहिए, यही बोल रहा है। उसके अलावा अगर उसमें भी स्पेलिंग में मिस्टेक होगा तो वो भी आरक्षण के लिए मान्य नहीं है। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन भरने का महत्वपूर्ण सारे निर्देश दिए गए हैं, ये आप लोग इसको पढ़ लें क्योंकि क्या क्या इसमें गलती नहीं करना है। ये आपका वेबसाइट पे लिंक दिया जाएगा JSSC के साइट पे। आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे जो भी इम्पोर्टेंट है हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कि आवेदन की प्रविष्टि में संशोधन, यानी कि आवेदन आपका पूरा फॉर्म भरने के बाद भी आपको उसको एडिट करने का ऑप्शन देता है, तो वो आपका 20/7/2022 से 22/7/2022 यानी 2 दिन का दिया जाएगा, जिसमें हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट ये देखना है कि आप अपने नाम के स्पेलिंग को नहीं चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ को नहीं चेंज कर सकते और ईमेल आईडी को भी चेंज नहीं कर सकते, मोबाइल नंबर भी नहीं चेंज कर सकते। यानी कि ये 4 चीज़ में आप गलती की कोई गुंजाइश ना छोड़ें। अपने नाम को, डेट ऑफ बर्थ को बिल्कुल गलत ना करें क्योंकि आप इसमें संशोधन नहीं कर पाएंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु जो डेट दिया गया है रजिस्ट्रेशन करने का, वो 15/6/2022 से यानी 15 जून से लेकर 13 जुलाई तक फॉर्म भरा जाएगा और आपका 16 जुलाई तक आप भुगतान कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं और 19 जुलाई तक आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ये पूरा डेट दिया गया है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि परीक्षा शुल्क भुगतान करने की यहाँ पे प्रक्रिया दी गई है कि कैसे आप भुगतान करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि परीक्षा का जो स्वरूप एवं पाठ्यक्रम है वो एक चरण में होगा, यानी कि डायरेक्ट मेंस होगा। इसमें 2 एग्ज़ाम नहीं है, डायरेक्ट मुख्य परीक्षा है और सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न पत्र देखिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगा सारा एग्ज़ाम। सिर्फ जो भाषा विषय यानी कि जो लैंग्वेज, यहाँ पे देखिए सिलेबस सेम है, 3 पेपर हैं आपके। पहला पेपर में हिंदी और इंग्लिश है 60-60 नंबर का, जिसमें आपको 30 अंक लाना अनिवार्य है, क्वालिफाइंग नेचर का है ये। दूसरा आपका भाषा रहेगा जिसमें सेम है CGL की तरह है, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और उड़िया है। जो बहुवैकल्पी रहेगा यानी कि ऑप्शनल रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा 2 घंटा के लिए। सिलेबस बिल्कुल सेम है, जो CGL का सिलेबस है, जो CGL के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो भाषा है वो सेम रहेगा और जो फर्स्ट पेपर है हिंदी इंग्लिश का वो भी सेम रहेगा। और जो पेपर 3rd है वो आपका थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें जो तकनीकी विशिष्ट विषय यानी कि जो जिस भी पोस्ट के लिए भरेंगे अपने विशिष्ट विषय के लिए, उनको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सामान्य अध्ययन से 20 और गणित से 20 और सामान्य विज्ञान से 20 यानी कि साइंस से 20 रहेगा, GS से 20 रहेगा और विज्ञान से 10 रहेगा, गणित से 20 रहेगा और सामान्य अध्ययन से 20 रहेगा और ये भी 150 नंबर का हो जाएगा। चलिए, एक मतलब पेपर 3rd में पूरी तरह से चेंजेस है और जो सब्जेक्ट के लिए वहाँ पे आपका ग्रेजुएशन मांग रहा है उसी सब्जेक्ट का यहाँ पे 100 नंबर का पूछा जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, न्यूनतम अर्हता ये है कि 33%, जो पहला पेपर है उसमें अगर 30% से आप कम लाते हैं तो आगे का जो सब्जेक्ट है वो आपका चेक किया ही नहीं जाएगा। और यहीं पे यहाँ पे दिया हुआ है कि कम से कम 30% लाना अनिवार्य है। आगे ये फुल सिलेबस दिया गया है कि आपका हिंदी में क्या आएगा, इंग्लिश में क्या आएगा, पैसेज और व्याकरण रहेगा आपका हिंदी में,
इंग्लिश में भी पैसेज और व्याकरण रहेगा, ग्रामर रहेगा। आगे ये सेम सिलेबस है जो आपका सीजीएल का था, सारा फुल डिटेल दिया गया है। कुरमाली हो, खोरठा, ये देखिए छैया, सोन माटी, खोरठा निबंध, ये सेम सिलेबस है जो आपका सीजीएल में दिया गया है। आगे हम लोग देख लेते हैं सिलेबस, आप लोग नोटिफिकेशन से देख लें, क्योंकि सारा सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। ये सामान्य अध्ययन भी आपका सेम है जो सीजीएल में दिया गया था। करंट अफेयर है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, ये सारा सेम ही है। आपका जो विज्ञान है वो भी सेम है और गणित भी सेम दिया गया है। आपका तीनों पढ़ना पड़ेगा, बीज गणितीय, ज्यामिति और ट्रिगोनोमेट्री और ज्योमेट्री सारा है। मैथ में भी मुख्य परीक्षा के आधार पर मेगा सूची का यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है। यहाँ पे अनारक्षित के लिए 40% लाना अनिवार्य है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32% लाना अनिवार्य है। यहाँ पे ये डिटेल दिया गया है। ये मेरिट तो आपका नंबर के हिसाब से ही बनेगा। आगे हम लोग देख लेते हैं कि आगे और भी डिटेल, ये सारा डिटेल आपका फॉर्म भरने से रिलेटेड है, इसके लिए अलग वीडियो बनाया जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका जो जाति प्रमाण पत्र जो बोल रहे थे ऊपर जो दिया गया है, परिशिष्ट संख्या 1 2, यहाँ पे सारा फॉर्मेट दिया गया। आप लोग अपना सर्टिफिकेट को एक बार इससे ज़रूर मिला लें कि आपका सर्टिफिकेट जो बना वो इंग्लिश में होगा ऑनलाइन, लेकिन सारा जो यहाँ पे देखिए एक लॉज सेक्शन जो लिखे रहते हैं सेम, यहाँ पे जो नंबर है वो सब आपको सेम मिल जाएगा, बस हिंदी से इंग्लिश में आपको वहाँ पे मिलेगा। आपका देखिए ये दूसरा नंबर है, सारा यहाँ पे डिटेल दिया गया है। ये जो भी ऊपर दिया गया था आप इससे एक बार ज़रूर मैच कर लें। और हम लोग लास्ट में हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि कहाँ पे सबसे लास्ट में आपका सिलेबस का डिस्कशन किया गया है, तो देख लेते हैं सिलेबस को। हाँ, यहाँ से देखिए आपका सिलेबस स्टार्ट हुआ है, आधे में पूरा सिलेबस डिस्कशन किया गया स्पेशल। जैसे यहाँ इकोनॉमिक्स का सिलेबस है तो पूरा डिफाइंड सिलेबस है। यहाँ पे आप यहाँ से देखकर इस सिलेबस को देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट का, जिनका जो है मैथमेटिक्स के लिए, स्टैटिक के लिए, कॉमर्स के लिए, सारा सिलेबस यहाँ पे है। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों के लिए ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल होगा। बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया गया है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इस चैनल पे ऑब्जेक्टिव के माध्यम से सीजीएल के लिए कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन का सीरीज एमसीक्यू चलाया जा रहा है, और भी बहुत सारे चलाए जा रहे हैं, आप उसको ज़रूर देखें। और लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।